चलो तो पॉलिटिकल लेक्चर 5 शुरू करते। ओके, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। चलो तो पार्ट 1 शुरू करते हैं ना। ठीक है, तो ये शुरू होता है आर्टिकल नंबर 1 से। ठीक, तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ पता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया जो कि भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा। ठीक है, द स्टेट एंड इट्स टेरिटरी thereof shall be specified in first schedule। तो स्टेट और उसके टेरिटरी आर शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है। ठीक है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया shall be comprised of the territory of the state, the union territory as if specified in the first schedule, and such other territory may be acquired। ठीक, अब टाइप ऑफ पॉलिटी देख लेते हैं। इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन बट अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया फेडरेशन नहीं है पर क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। अब फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट में डिफरेंस देखते हैं। एक जो नया स्टेट होता है, देखो आप, अ न्यू स्टेट दैट इज फॉर्म थ्रू अ ट्रीटी और एन एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस फेडरेटिंग यूनिट। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट ये होता है कि एक नया स्टेट जो ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट के बेसिस पे फॉर्म होता है उसको फेडरेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। बट यूनियन ऑफ स्टेट, नो एग्रीमेंट बिटवीन दी फेडरेटिंग यूनिट्स। कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है फेडरेटिंग यूनिट्स के बीच में। दैट मीन्स, जिसका मतलब है अ स्टेट शुड नॉट हैव राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन। मतलब कि जो स्टेट है वो यूनियन से भैया अलग नहीं हो सकता है, चाहे जो कर लो, ठोक पीट के अपने अंदर ले आएंगे, है ना। देखो, अब देखो आर्टिकल 2 देख ले। आर्टिकल 1 क्या था? डिफिनीशन था आर्टिकल 1 में, द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब नए स्टेट को स्टैब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट may by law admit into the union or establish a new state such a term of condition as it think fit। ठीक है, इसमें एस्टैब्लिश किया जाएगा। और आर्टिकल 3 में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अभी देखो, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला आर्टिकल 3 से ही। जगह जगहों का नाम बदला जा रहा है ना। डीडीयू हो गया मुगल सराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये सब आर्टिकल 3 के दम पे किया जा रहा है। ठीक है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट्स ऑफ अ स्टेट बाय यूनिटिंग द टेरिटरी टू द पार्ट ऑफ एनी स्टेट। देखो, JNK, ठीक है, लद्दाख, पहले एक में ही थे ना,
फिर दोनों अलग अलग हो गए, यूटी बन गए, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों अलग अलग हो गए। इंक्रीज इन एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ स्टेट, किसी एरिया को कम कर, स्टेट के एरिया को कम कर दे रहे हैं। बिहार से, बिहार का एरिया कम करके उसको झारखंड बना दिया गया था, है ना। तो ये सब आर्टिकल 3 करवा रहा है। बहुत बदमाश आदमी। किसी स्टेट के बाउंड्री को अल्टर कर दे रहे हैं, नाम को बदल दे रहे हैं, सब आर्टिकल 3 के तहत ही हो रहा है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 2 में हम इंडिया से बाहर के किसी टेरिटरी को इंडिया में ले लेते हैं और एक नया स्टेट को वो कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन जैसे देखो सिक्किम शायद इंडिया का पार्ट नहीं था पहले, तो इंडिया में लिया गया, ठीक है। अभी देखो फिर कश्मीर भी नहीं था उस समय, जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया तब नहीं था, लेकिन फिर एक हुआ था ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइन किया गया था, तो उसके बेसिस पे फिर उसको भी लिया गया। फिर लेकिन 3 कहता है, जो मैं बताया अभी, टॉक्स अबाउट द चेंज इन एग्जिस्टिंग स्टेट, जो इंडिया के टेरिटरी में, जो एक मिनट सॉरी, ये देखो चलो उतना अच्छा तो नहीं बना, लेकिन इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर जो भी है, इसमें अल्टर वल्टर करने का काम आर्टिकल 3 के तहत है। और मान लो वी लाइक की अब इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, अब इन सबको, इधर अफगानिस्तान है, तो सबको मिला के जब अखंड भारत बनाएंगे तो वो आर्टिकल 2 से होगा। लेकिन जो अंदर वाले बाउंड्री में चेंजेस करेंगे तो वो आर्टिकल 3 से होगा। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, तो आर्टिकल 4 कहता है कि देखो जितना भी लॉ तुम आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के तहत बनाए हो, प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, समझे। अब इसका क्लॉज 2 कहता है कि एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 that amend the first or fourth schedule of the constitution shall not be considered a constitutional amendment under article 368। तो इसमें कहता है कि जितना भी जो लॉ बनेगा, जो लॉ बनेगा आर्टिकल 2 और 3 के तहत, वो अमेंड करेगा पहला और चौथा शेड्यूल को, और नहीं कंसिडर किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। Therefore, such a law can be passed by a simple majority। इसलिए जो लॉ है वो पास किया जाएगा बाई अ सिंपल मेजोरिटी, जिसपे 50% से ज़्यादा रहना चाहिए, वोट पड़ना चाहिए पार्लियामेंट में। अगर इंडियन टेरिटरी इज नॉट बी सक्सीड देन अमेंडमेंट इज नॉट, if Indian territory is not ceded to, then amendment is needed under article 368। अगर बेड़ूबाड़ी यूनियन केस में ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अब 100वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2014 का, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बाउंड्री में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। इंडिया ट्रांसफर्ड 111 इनक्लेव टू बांग्लादेश वाइल बांग्लादेश ट्रांसफर 51 इनक्लेव टू इंडिया। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे क्या हुआ था
इंडिया ने ट्रांसफर किया था 111 इनक्लेव बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव को इंडिया को ट्रांसफर किया था। ठीक है, अब देखो जो बिल रिलेटेड रहेगा सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 3 से शैल बी इंट्रोड्यूस विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हु शैल रेफर दिस बिल टू लेजिस्लेचर टू द स्टेट। देखो भाई, तो जो भी होता है ना, सबसे पहले प्रेसिडेंट को पेश ही किया जाता है और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है। तो भाई ये तुम्हारा वो है, ठीक है, अंडरस्टूड होना चाहिए। फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट empowered the president to set a time limit for the state legislature to express its views। पांचवा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू सेट अ लिमिट फॉर अ स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्सप्रेस द व्यू। स्टेट लेजिस्लेचर को वो पावर देता है, ठीक है, कि भैया तुम इस पे जो तुम्हारा जो ये हुआ है, स्टेट का जो तुम्हारा बाउंड्री कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, उस पर तुम्हारा क्या व्यू है उसको रखो कुछ समय के अंतर्गत। ठीक है, यही इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट 1947 में 562 में से 565 में से प्रिंसली स्टेट एग्री कर गए थे इंडियन यूनियन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके। अभी बताया था ना, इंस्ट्रूमेंट करके कुछ था जिससे कश्मीर को भी लिया गया था। तो इसमें हुआ क्या था ना कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो भैया पूछा गया कि देखो भाई, जो ऐसा ऐसा बात है कि अब तुम्हारा राजा राजवाड़ा वाला सीन तो चलेगा नहीं, अब यहाँ हमारा राज चलेगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक वेमोक्रेटिक कुछ है वो बना दिए है, समझे। तो 565 था प्रिंसली स्टेट, तो उसमें से 562 बोला ना, क्या शहर भैया है हम कर लेंगे, जो हमको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दे दीजिएगा, समझे, कुछ पोजीशन वोजीशन दे दीजिएगा ताकि हमारो दाल पानी चलता रहे, है ना। ठीक है, लेकिन तीन जो जम्मू कश्मीरवा था, जूनागढ़ था और हैदराबादवा था, ये सब बोला कि मुहमा नहीं करेंगे, समझे। लेकिन फिर बाद में जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया। जब पाकिस्तान मारने आया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का हाथ पकड़ लिया, भैया बचा लीजिए ऐसे करके। तो फिर बोले कि हम बचाएंगे, अपना सेना भेजेंगे, तुम पहले साइन करो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तब साइन किया, तो बोले कि चलो जाओ लड़ो उसके साथ। जूनागढ़ बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन आफ्टर कंडक्टिंग अ रेफरेंडम। ठीक है, जूनागढ़ को एक रेफरेंडम कंडक्ट करके इंडिया के टेरिटरी में जोड़ा गया। और वही बात आता है जब हैदराबाद का, तो हैदराबाद वाज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू अ मिलिट्री ऑपरेशन। मस्त एकदम मिलिट्री मिलिट्री को उतार के टीपू सुल्तान के सल्तनत को जो पहले ध्वस्त कर दिया था उसको ले लेता है, चलो हटाओ खत्म करो। ऑपरेशन इसको पोलो बोला गया, सितंबर 1948 में सब खेला हो गया। चल आगे देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिंग्विस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब इंडिया विविधताओं वाला देश है, डाइवर्सिटी इंग्लिश में बोलते हैं उसको, है ना। तो हुआ क्या कि अब आजकल भी लैंग्वेज लैंग्वेज छोड़ा, हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो हम अपना लैंग्वेज बोलेंगे, तमिल, कन्नड़, गुजराती, मराठी। तो तभी नहीं हो रहा था कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, मेरे यहाँ रहोगे तो मेरा लैंग्वेज बोलो। उस समय हुआ कि भैया मेरा जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का हमको स्टेट दो। तब यूनियन, तब इंडियन यूनियन भी बोला कि नहीं देंगे, जाओ यहाँ से।
तो प्रोटेस्ट हुआ, तो कमिटी बना। तो एक धड़ कमिटी आया 1948 में, चेयरमैन इसके धड़ को बना दिया गया। ये रिकमेंड किए कि भैया देखो, जो स्टेट है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे, लिंग्विस्टिक फैक्टर पे नहीं। देश है, मजाक नहीं है, स्पा नहीं हो रहा है। फिर जेबीपी कमेटी आया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे पहले प्रधानमंत्री, वल्लभ भाई पटेल भी थे, और पट्टाभी सीतारमैया भी थे। ये भी बोले कि मुंह नहीं देंगे, लिंग्विस्ट बेसिस पे स्टेट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रोटेस्ट नहीं रुका। 1952 में पोट्टी श्री राम मुल्लू जी हंगर स्ट्राइक में मर जाते हैं, और यहीं से तेलुगु स्पीकिंग स्टेट आंध्र प्रदेश बनता है, जो पहला लिंग्विस्ट स्टेट होता है 1953 में। 1953 में अब देखो, अब हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, तो एक मर गए, तो अब मर गए तो कुछ देंगे ना, जैसे होता नहीं है आज पानी में डूब के कोई बच्चा मर जाता है तालाब में, पुल गिर गया, पुल के नीचे कोई बच्चा दब के मर गया, कोई आदमी दब के मर गया, तो कुछ देते हैं ना, क्या ले लो, शांत हो जाओ। तो यहाँ स्टेट दे दिया गया कि लो, लिंग्विस्ट स्टेट तुमको बना देते हैं, जाओ। 1953 आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्ट स्टेट बन गया। लेकिन जब 10 भूखे में से एक को ब्रेड दे दोगे तो 9 और मांगेंगे ना, तो पहले से इनको पता था। तो फैजल अली कमीशन बिठाया गया, स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, जिसके मेंबर रहे जस्टिस फैजल अली, के पनिक्कड़ एंड एच.एन. खुंजरू, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, बट सपोर्टेड द रीऑर्गेनाइजिंग स्टेट ऑन लैंग्वेज बेस। ये बोले कि देखो भैया, अब इतना तो पॉसिबल है नहीं, इंडिया में कितना सारा लैंग्वेज बोला जाता है, कभी कभी तो भाई हमारे बिहार में ही भोजपुरी है, मैथिली है, मगधी है, कितना लैंग्वेज बोला जाता है, तो बिहार भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, और हिंदी भी यहाँ बोला जाता है, तो 4 स्टेट तो यहीं से निकल जाएगा। ऐसे यूपी है, अवधी बोला जाता है वहाँ पे, फिर एक और भी लैंग्वेज है भोजपुरी भी वहाँ बोला जाता है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यार, तो कितना बनाते चलेगा। तो इसीलिए बोला कि भैया वन लैंग्वेज वन स्टेट तो ना हो, तो लेकिन हाँ लिंग्विस्ट बेसिस पे हम बना के दे देंगे तुमको स्टेट, इसके लिए तुम निश्चित रहो। चलो हो गया। अब याद रखना कौन कब का आया था। धड़ कमेटी 1948, जेवीपी कमेटी 1948, फैजल अली कमीशन 1953। धड़ कमेटी के इसके धड़ आराम से याद कर दोगे। जेवीपी कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, और फैजल अली का फैजल अली। चलो आगे देखते। अब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956, 3 साल बाद। देखो, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 was passed based on recommendation of the फैजल अली कमीशन, जो बोले थे कि भैया हम तुमको बना के दे देंगे, लेकिन एक स्टेट का एक लैंग्वेज नहीं रहे। इट रिमूव द fourfold classification of states and create 14 state plus 6 union territory on 1st November 1956।
इन्होंने 14 स्टेट और 6 यूटी को बनाया। कब बनाया? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते। 1950 की बात है। अ four-fold classification of a state was done। 4 पार्ट में स्टेट को बांटा गया। पहला क्या था? पहला था a state included the 9 former governor province of British India। जिस पार्ट 1 में उस स्टेट को ऐड किया गया जिसके पास 9 फॉर्मल गवर्नर्स प्रोविनेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के 9 फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविनेंस थे। पार्ट बी में किसको ऐड किया गया? तो स्टेट कंसिस्टेड ऑफ 9 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर, जिसमें प्रिंसली स्टेट के 9 क्या थे? स्टेट लेजिस्लेचर, वो तो लेजिस्लेचर थे। हाँ, 1 वाले में क्या था? 1 वाले में था कि गवर्नर प्रोविडेंस, ए वाले में। बी वाले में प्रिंसली स्टेट। सी वाले में अ स्टेट वेयर मेड अप ऑफ फॉर्मल चीफ कमिश्नर्स प्रोविडेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम फॉर्मर प्रिंसली स्टेट। इसमें क्या था कि चीफ गवर्नर प्रोविडेंस का, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का, और सम फॉर्मर प्रिंसली स्टेट का। अच्छा, ये ठीक है। और चौथा था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेयर दी सोल पार्ट डी टेरिटरी। ठीक है, अब देखो, तो फोर्थ फुल जो क्लासिफिकेशन था उसको तो ये खत्म कर दिया, लेकिन 14 स्टेट और 6 यूटी बना दी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, चलो अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं। तो पहले तो बता दिए थे। देखो, आंध्र प्रदेश तो 1953 में मर ही गया था, महाशय के मरने के बाद, हंगर स्ट्राइक के बाद। लेकिन फुल फ्लेज स्टेट जब जो इसको बना ना, ये भी 1 नवंबर 1956 को ही बना। ठीक है, महाराष्ट्र 1960 में बनाया गया। गुजरात 1960 में बनाया गया। नागालैंड 63 में, हरियाणा 63 में, हिमाचल प्रदेश 71 में, मेघालय 72 में, मणिपुर 72 में, त्रिपुरा 72 में, सिक्किम 75 में, गोवा 1987 में, अरुणाचल प्रदेश भी 87 में, और मिजोरम भी 87 में। अब देखो, अब ट्रिक देखो, ट्रिक देखो। देखो, पहले तो मैं ऐसे ही तुम्हें याद करवा दूंगा। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों 1960 में। ठीक, महाराष्ट्र गुजरात 60, नागालैंड 63। ठीक है, नागालैंड 63, हरियाणा 66। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 71, मेघालय 72, मणिपुर 72 और त्रिपुरा 72। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 72 में, सिक्किम 75 में, गोवा 87 में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी 87 में। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तीनों 87 में। ठीक है, अब देखो, आम गुनाह है मैम, तुसी गाओ और मौज लो। आम गुनाह है मैम, तुसी गाओ और मौज लो।
आम से, ए से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, गुनाह से गुजरात, गु से गुजरात, ना से नागालैंड, है से हरियाणा। ठीक। गुना ह से हरियाणा, गु ना ह, गु ना ह। ठीक है से हिमाचल प्रदेश, मैम से मेघालय और मणिपुर, तुसी से त्रिपुरा और सिक्किम, गांव से गोवा और से अरुणाचल प्रदेश और मॉडुलो से मिजोरम। खत्म। चल आगे देखते हैं। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1960 में। ठीक। जिसमें मुंबई को 2 स्टेट में बांट दिया जाता है, बॉम्बे को, एक महाराष्ट्र और एक हरियाणा। कब? 1960 में। और दोनों कॉमेमोरेट करते हैं अपने स्टेटहुड को 1 मई, 1 मई 1960। ठीक। पानी पी लूँ मैं? 1 मिनट दे दो बस। अब ये देखो, कुछ चीज़ जो याद करनी है। क्या करनी है? देखो, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिससे गोवा, दमन एंड दीव को 1962 में होता है ये, गोवा को भी यूटी बनाया जाता है और दमन एंड दीव को भी यूटी बनाया जाता है, जो अभी भी यूटी। ऑपरेशन विजय चलाया जाता है 1961 में, जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है टू लिबरेट गोवा, दमन एंड दीव फ्रॉम पोर्तुगीज। पोर्तुगीज से गोवा और दमन एंड दीव को छुड़ा लिया जाता है। ठीक है। कब? ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में। और 1962 में क्या किया जाता है? 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जिससे गोवा को भी यूटी और दमन एंड दीव को भी यूटी बनाया जाता है। और दमन एंड दीव अभी भी यूटी है और गोवा तो स्टेट है, तुम्हें पता ही है। चलो, 10th CA 1961 में लाया जाता है जिससे दादरा एंड नगर हवेली को यूटी बनाया जाता है, जो अभी दमन एंड दीव में मर्ज कर दिया गया है। फिर 22वां CA होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969। मेघालय वॉज क्रिएटेड विद इन असम। मेघालय को असम में बनाया जाता है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश क्रिएटेड एज ए यूटी। पहले ये पार्ट थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के। ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड गेन्ड अ स्टेटहुड इन 2000। ठीक। दे वेयर क्रिएटेड, देखो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया और झारखंड बनाया गया बिहार से। ठीक। तेलंगाना 29th स्टेट बनता है ऑन 2 जून 2014, लेकिन अभी 28 ही है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को हटा के अब यूटी बना दिया गया है। ठीक। कमेंट कर देना कितने यूटी हैं इंडिया में करेंट। ये देखो, ये इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। चोग्याल डायनेस्टी जो था, चोग्याल डायनेस्टी पहले रूल करता था सिक्किम पे। ठीक है। तो आर्टिकल 2A के अंतर्गत इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया 35th अमेंडमेंट के थ्रू इन 1974।
लेकिन तो प्रॉपर स्टेटहुड का इसको दर्जा मिलता है 1975 में 36 अमेंडमेंट के थ्रू, सिर्फ 1 साल बाद। देखो, ठीक है। और ये कितने नंबर का स्टेट बनता है? तो 22वें नंबर का स्टेट बनता है। समझी गए हो? चलो, बहुत समझदार, अब देखिए, आइए, ये देखो, आर्टिकल्स रिलेटेड टू अ स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। देखो, 371 गुजरात और महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। 71 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे 10 है। 71 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। अब ट्री देखो, चलो अब देखो, ए से कैसे याद रखना है। चलो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, अब ए, नाम, ए से, एन से नागालैंड, ए से असम, एम से मणिपुर। फिर ए से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर ए से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। एस से सिक्किम, आसमा। फिर एम से मिजोरम, और फिर वाले ए से अरुणाचल प्रदेश, और जी से गोवा, के से कर्नाटका, ठीक है। नाम, आसमा, जी के, समझ गए? चलो देखते हैं। अब पार्ट 2 बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये देखो। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, ठीक। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। A person shall be deemed to be citizen on 26 January 1950 if they following any condition। जैसे देखो, आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई इंसान सिटीजनशिप लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 से, अगर वो ये सब क्राइटेरिया, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जैसे इंडिया में बॉर्न ये पैदा हुए हैं, कोई पेरेंट्स इंडिया से हैं, या फिर हैज़ बीन एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years, तो 5 साल तक अगर वो इंडिया में रहे हैं तो इंडिया के उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? तो यूके, ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है,
आर्टिकल 6, it provide right to citizenship of certain person who have migrated to India from पाकिस्तान। आर्टिकल 6 के तहत इट राइट दिया जाता है उन इंडियन सिटीजनशिप का उन लोगों को जो एक मिनट चल तो जो आर्टिकल 6 है वो उन लोगों को सिटीजनशिप देता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, ठीक है। सात सात उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे लेकिन फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, ठीक है। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि राइट टू सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, वो ये ऐसे लोगों को देता है जो इंडियन ऑरिजिन के हैं और बाहर रहते हैं। आर्टिकल 9 प्रोवाइड दैट एनी पर्सन वॉलेंटरी अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट विल नो लॉन्गर विद द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो दूसरे देश में जाके वहाँ का सिटीजनशिप ले लिए हैं वो इंडिया के सिटीजन अब नहीं रहेंगे। 10 क्या कहता है, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। और 11 का कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ। अब देखो सिटीजनशिप एक्ट कब आया था, 1955 में आया था। डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर 26 जन 1950। देखो कैसे मिलेगा उनको सिटीजनशिप, अगर यहाँ जन्म लिए हैं तो मिलेगा। बाय न्यूट्रलाइजेशन, रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 12 साल इंडिया में रहिए, ठीक है। दे मस्ट बी नो वन लैंग्वेज इंडिया का जो 8 शेड्यूल में कोई भी लैंग्वेज है उसमें से एक आपको पता होना चाहिए। बाई डिसेंट इंडियन ऑरिजिन बट करेंटली लिविंग इन अनदर कंट्री, अगर आप इंडियन ऑरिजिन के हो अगर दूसरे कंट्री में रह रहे हैं तो आपको मिल जाएगा सिटीजनशिप इंडिया का। बाई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। By incorporating a territory, a country extends its sovereignty over a new area and its government can then declare the people of that territory citizen। मतलब कि अगर कोई इंडिया मान लो पाकिस्तान का अगर हम को अक्वायर कर लेते हैं कल तो वहाँ के सारे लोग यहाँ के सिटीजनशिप ले सकते हैं क्योंकि भाई तो हम हमारी टेरिटरी में हो गया है ना। देखो वन कैन अब सिटीजनशिप लूज कैसे कर सकता है, रिनंसिएशन से, वॉलेंट्री गिव्स अ इंडियन सिटीजनशिप, अगर वो खुद ही छोड़ देता है, टर्मिनेशन उसको खुद से हटा दिया जा रहा है। वॉलेंट्री अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री विदाउट इन्फॉर्म, मतलब बिना इन्फॉर्म किए हुए दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लिया तो भैया तुम्हारा रद्द हो जाएगा। डिप्रिसिवेशन, डिप्रीवेशन, इफ अक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, फॉल्स डॉक्यूमेंट और ड्यूरिंग वॉर हेल्प एन एनिमी कंट्री, अगर वॉर के टाइम पे तुम दूसरे एनिमी कंट्री का हेल्प कर रहे हो, ठीक है, तुम फ्रॉड से या मतलब झूठा डॉक्यूमेंट दिखा के तुम ले लिए हो तो भैया तुमको हटा दिया जाएगा, बात खत्म है साफ। अब देखो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लागू होने से पहले आर्टिकल 5 से 8 ही थे। आफ्टर 26 जन 1950 सिटीजनशिप, एक मिनट, फिर ये 11 हो गया, ठीक है। और सिटीजनशिप एक्ट तो 1955 में आया था, अभी बताइए। यहाँ देखो रिसेंट अमेंडमेंट इन सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, पीपल फ्रॉम सिख कम्युनिटीज, देखो इसमें बस इतना ही था कि भैया हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जो कि बांग्लादेश के हैं, अफगानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, कैन अक्वायर सिटीजनशिप न्यूट्रलाइजेस, ठीक है, आराम से वो यहाँ का अक्वायर कर सकते हैं, शायद 6 साल या कुछ कम था उससे ले सकते थे, ठीक है। इंटर इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014,
मस्ट हैव, देखो 6 साल तक, अगर 12 साल की जगह अगर 6 साल ही ये इंडिया में रहे हैं ना, कौन कौन, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, तो इनको यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन एक कम्युनिटी को नहीं देने का बात हो रहा था। कमेंट कर देना। चलो बाय, लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट।